अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। 5 मरतबा की साबिक आलमी चैम्पियन ब्राज़ील ने फीफा वर्ल्ड कप के नॉकआउट मरहले में जगह बना ली है। स्कॉटलैंड को बासानी शिकस्त दे दी है। स्विट्ज़रलैंड, बोस्निया, मोरक्को, जनूबी अफ्रीका, मैक्सिको, ये भी वो टीमें हैं जो सेकेंड राउंड में पहुंच गई हैं। तफसीलात आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। जी, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फुटबॉल एनालिस्ट अली तैयब अली। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। बहुत सारे कल के मैचेस और आज के बहुत सारे मैचेस सब पे बात करनी है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ब्राज़ील स्कॉटलैंड से। और ब्राज़ील ऑब्वियसली जब भी ब्राज़ील की बात करते हैं तो उनकी हिस्ट्री की बात की ना जाए तो ये गलत होगा। तो उनसे एक्सपेक्टेड था वो जीतेंगे भी, वो राउंड ऑफ 32 में जगह भी बनाएंगे। व्हाट डू यू से? बिल्कुल, क्योंकि उनके इतने स्टार प्लेयर्स अभी नहीं नज़र आते, या जिस तरह का उनका स्टार प्लेयर एक नेमार थे जो कि बिल्कुल फेड आउट कर गए हैं, और अब विनीसियस जूनियर है जो कि इतने मकबूल नहीं है। ऑब्वियसली ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर। रियल मैड्रिड के एम्बापे के होने के बावजूद वो रियल, ठीक है, तो विनीसियस जूनियर ने कल दिखाया। हालांकि स्कॉटलैंड ने अच्छा स्टार्ट लिया था, लेकिन वही प्लेइंग फ्रॉम द बैक, शूटिंग देमसेल्व्स इन द फुट। पहले भी रियान ने बॉल छीनी और इट वाज अ टैप इन फॉर विनीसियस जूनियर। दूसरा गोल डिसअलाउ हुआ था, वो भी मैकेना से छीन के उन्होंने किया, बट दैट वाज कंसीडर्ड एज अ फाउल। उसके बाद फिर विनीसियस जूनियर ने दूसरा गोल स्कोर अच्छा, एक चीज़ है मैंने जो नोट की वो ये कि स्कॉटलैंड ने शुरू में बड़ा अच्छा पुश किया, ऐसा लग रहा था दे वर लुकिंग फॉर अ गोल। देखें, स्कॉटलैंड में बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। हम मैगिन की बात करें, जो एस्टन विला के फैंस होंगे उनको पता है कि मैगिन कितना अच्छा और एग्रेसिव प्लेयर है। फिर एंडी रॉबर्टसन ऑन द लेफ्ट, वो जो लिवरपूल के सक्सेसफुल चैंपियंस लीग, प्रीमियर लीग विनिंग ईयर्स थे, उसमें वो लेफ्ट बैक थे जो मो सला को, रोबर्टो फिरमीनो को, इन सबको वो असिस्ट प्रोवाइड करते थे। सो एंडी रॉबर्टसन इज देयर, केरन टियर्नी फॉर्मर आर्सेनल मैन, वो उसमें मौजूद है। फिर स्कॉट मैकटोनमे जो मैनचेस्टर यूनाइटेड, तो दे हैव सम गुड एक्सपीरियंस प्लेयर्स जो कि टॉप लेवल पे खेल चुके हैं। लेकिन जाहिर है ब्राजील की क्वालिटी आप देखें ना, मटाइस कुनिया हु स्कोर्ड द थर्ड गोल, जी आखिरी गोल उन्होंने किया। बिल्कुल, उनके पास मतलब कैसेमेरो है जो पहले रियल मैड्रिड ने, मैनचेस्टर यूनाइटेड में थे, सीजन कैंपेनर्स हैं ये, वर्ल्ड कप्स भी खेले हैं, चैंपियंस लीग भी जीते हैं। फिर गैब्रियल मार्गलीश हैं, मार्किनोस हैं, मतलब दे गॉट सम रियली गुड प्लेयर्स। इस तरह ब्राजील को इस तरह, क्योंकि ऐसे कोई रिकग्नाइजेबल आपको नेम नहीं नजर आता, ऐसी बात नहीं। और देखिए कल उन्होंने रफीनिया को नहीं खिलाया और रयान को खिलाया, हु प्लेस फॉर बोमत, और उसने कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी। ही वाज द वन जिसने उनके डिफेंडर को, मैकेना को स्नैप करके जो है ऑन अ प्लेट जो है रख के दिया, बिल्कुल स्कोर करने का आसान चांस मिला। आसान। तो ब्राजील, अब मैं ये समझता हूँ कि दे आर द वंस टू वॉच आउट फॉर, यू नो, वो इस टूर्नामेंट में काफ़ी टीमों को तंग कर सकते, अपसेट कर सकते। ज़ाहिर है 24 साल हो गए उन्होंने अभी तक वर्ल्ड कप, 2002 के बाद से 5 वर्ल्ड कप जीते हुए और 2002 के बाद से अब तक नहीं जीते। 24 years is a long time। बिल्कुल सही है। मोरक्को हेटी, मोरक्को जितना सबको इम्प्रेस कर रही है, एंड आई थिंक दे विल कंटिन्यू टू डू सो, क्योंकि उनकी फुटबॉल बहुत अच्छी जा रही है। हेटी के लिए मुझे हैरानी इस बात पे है कि 2 बार उन्होंने पहले गोल स्कोर किया, पहले लीड ली और फिर 4-2 से मैच हार गए। देखिए ये मतलब आई वाज सरप्राइज्ड अगेंस्ट रन ऑफ प्ले। ऑब्वियसली उन्होंने बहुत ज़्यादा एरर की वजह से फाइनल थर्ड के करीब बॉल जीती, फिर राइट फ्लैंक से क्रॉस आया और जोसेफ ने उसमें स्क्रैम्बल किया। ऑब्वियसली वो गोलकीपर के हाथ से लग के गया, तो दैट वाज गिवन एज एन ओन गोल। लेकिन मैं समझता हूँ कि जोसेफ का उस गोल में बहुत बड़ा हाथ है और हेटी के लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, फर्स्ट दे टुक, फिर अशरफ हकीमी जो कि राइट विंग पे खेलते हैं पीएसजी के लिए भी, राइट फुल बैक है बेसिकली, राइट साइड के डिफेंडर है पीएसजी के लिए भी और मोरक्को के लिए भी। ही मेड अ रन इनटू द सेंटर और उन्होंने गोल स्कोर करके इक्वलाइज किया। बट देन अगेन हमने देखा कि हेटी जो है उसने गोल स्कोर किया एंड दे टुक द लीड, देन दे केम बैक। जाहिर देखिए मोरक्को के जो खिलाड़ी हैं ना, वो अच्छे बड़े क्लब्स, टॉप क्लब्स हम खेलते हैं बिल्कुल, और बड़ी अग्रेसिव फुटबॉल खेलते हैं। डियाज रियल मैड्रिड में खेलता है, फिर साइबारी जिन्होंने गोल स्कोर किए, या हमने अशरफ हकीमी की बात ही प्लेस फॉर पीएसजी, तो इट वाज नो सरप्राइज। हेटी के लिए अच्छा है कि वर्ल्ड कप के 2 गोल्स हो गए और पहली बार उनके जो पहला गोल भी हुआ फिर दूसरा गोल भी हुआ, तो ये उनके लिए अच्छा है। बट अनफॉर्चुनेटली इवेंट से वो बाहर हो गए। इवेंट से बाहर हो गए, उनकी तो एलिमिनेशन कंफर्म हो गई। लेकिन चलो दे वेंट ऑन अ हाई के टीम लाइक मोरक्को जो पिछले वर्ल्ड कप की जो सेमीफाइनलिस्ट थी उसके अगेंस्ट 2 गोल स्कोर किए, सो दैट इज अ वेरी बिग फीट फॉर देम। ओके, स्विट्जरलैंड कनाडा, दिस गेम वी वर वेरी एक्साइटेड टू सी, क्योंकि एक तो स्विस बहुत ही ज़बरदस्त बड़ी शानदार फुटबॉल खेल रहे हैं, दूसरा ये कनाडा का होम ग्राउंड था, तो मुकाबला ज़रा बराबरी का दिख रहा था। बट वारगैस और मैनजेम्बी दोनों ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया। जी बिल्कुल, देखिए स्विट्जरलैंड की जो मिडफील्ड ड्राइविंग फोर्स है वो ग्रैनिट शैका है, हु सेट्स, वो सारा प्ले को ब्रेक करते हैं और प्ले को मेक भी करते हैं। कल जब हम बात कर रहे थे कि ये लगभग दोनों टीमें क्वालिफाई कर जाएंगी इस ग्रुप से, तो
اس گیم میں میں نے ایج تھوڑی سی سوئٹزرلینڈ کو ہی دی تھی. اٹ واز اے نیرو گیم بٹ بائی اینڈ لارج اوور آل اگر آپ دیکھیں اسٹارٹس تھوڑے سے کینیڈا کے شاٹ زیادہ ہوں گے. 13 شاٹس آن گولز ہیں بٹ 55-45 مینس برابری کا ہی گیم رہا. تھرو آؤٹ اگر آپ دیکھیں نا تو سوئٹزرلینڈ ور کمفرٹیبل, دے ور کمفرٹیبل. اور ورگاس جو ہے وہ لیفٹ ونگ سے بہت زیادہ تنگ کر رہے تھے کینیڈینس کو, اور ہی واز دا ون ہو اوپن دا اسکورنگ. اور اٹ واز گیون کہ سوئٹزرلینڈ کے پاس اتنا ایکسپیرینس ہے ایٹ دس اسٹیج, اتنی کوالٹی, از ناٹ دا فرسٹ ٹائم کہ وہ ناک آؤٹ راؤنڈس میں جا رہے ہیں. دے بن دیئر ڈن دیٹ, اور وہ ایج ان کا ایکسپیرینس ان کا کام آیا. لیکن اس ٹیم میں جو مین ڈرائیونگ فورس ہے وہ گرینٹ جیکا ہے. ہی از دا ون جس نے سنڈرلینڈ کو اتنا سکسیزفل سیزن کرایا کہ وہ یورپین کمپٹیشنز میں کوالیفائی کیے, اور اسی طرح انہوں نے سیم جو فارم ہے وہ ریپلیکیٹ کریں وتھ سوئٹزرلینڈ. ٹھیک ہے, بوسنیا اینڈ قطر. بوسنیا ہرزیگوینیا جس طرح سے امپریس کر رہا ہے نا, جیسا کھیل رہا ہے, بہت شاندار. 3-1 کل ان کی فارمیشن 4-4-2 کی تھی. دیٹ مینس وہ الاؤ کر رہے تھے قطر اٹیک کرے. بالکل, دیکھیں قطر وینٹ وتھ 4-3-3, وہ 3 کے ساتھ گئے. یہاں پہ انہوں نے اپنی مڈ فیلڈ کو ذرا کراؤڈڈ رکھا, ٹھیک ہے. دیو گاٹ پلیئرز, اب ایڈن جیکو جیسے پلیئرز ہیں جو کسی زمانے میں مین سٹی میں کھیلتے تھے, ٹاپ لیول پہ ٹاپ لیگز میں کھیل چکے ہیں. ساتھ کے لاسینیچ, someone who had played for Arsenal, تو یہ پلیئرز ہیں جو یورپین لیگز میں کھیلے. قطر کا دیکھیں, قطر اسٹارٹڈ آف ویل اگینسٹ سوئٹزرلینڈ, ڈرا لیا, لیکن پھر اتنی ڈی مورلائزنگ ڈیفیٹ ان کو کینیڈا سے پڑی 6-0 کی, جس میں ان کے 2 کھلاڑی بھی سینٹ آف ہوئے جو اس گیم میں بھی سسپینڈڈ تھے, اوبیسلی میچ سسپینشن آفٹر ریڈ کارڈ. تو یہ تو اتنا آسان نہیں تھا. بوسنیا ہرزیگووینا کے پاس اتنی کوالٹی ہے, اور انہوں نے وہی چیز دکھائی, اور now they are in contention for going into the round of 32 with the third place table جو ہے. جی بالکل, اس پہ ہم بات کریں گے. لیکن اب جو آخری گیم, ایک مطلب ابھی 2 گیم باقی ہے, جو میکسیکو اور چیک ریپبلک. چیکیا نیڈیڈ ٹو ون دس ون. 0-0 رہا پہلا ہاف, لیکن 3-0 سے میکسیکو جیتا. چیکیا, میکسیکو نے اپنے کچھ پلیئرس کو ریسٹ کرایا تھا. obviously they knew they have qualified, 2 میں سے تو وہ 2 جیتے تھے coming into this game, اور انہوں نے راؤل ہیمنس جیسے پلیئر کو ریسٹ کرایا جو ان کا اسٹار فارورڈ ہے. اینڈ دیکھیں چیک ریپبلک جو ہے, چیکیا والے ڈس اپوائنٹ کیا. دے شاٹ دیم سیلوز ان دا فٹ, بہت زیادہ ڈیفینسو ایررز, اتنا فریجل ڈیفینس ایٹ دس لیول. جس طرح کے ڈیفینسو ان کی فارمیشن تھی, اور جس طرح دے ور ڈیفینڈنگ لائک کہ کوئی مطلب کانفرنس لیگ کی ٹیم ہو یا کلب ٹیم ہو, اس طرح آپ نہیں کر سکتے ایٹ دس لیول. اٹ واز ویری گڈ. دیکھیں پہلا 0-0 رہا ہوگا, لیکن اس کے بعد دا وے انہوں نے لانگ بالز کھیلی اور کاؤنٹر اٹیک پہ ہٹ کیا ہے میکسیکو نے, اور زبردست 3 گول انہوں نے اسکور کیے. ویل ڈیزرو وکٹری, اینڈ اٹس ویری سیڈ کہ چیک ریپبلک جو ہے دے ہیو باؤڈ آؤٹ آف دس ٹورنامنٹ. کل کا جو سب سے مزیدار گیم تھا وہ ساؤتھ افریقہ ورسز ساؤتھ کوریا. Nobody expected a 54 ranked team to defeat a 28 ranked team. ساؤتھ افریقہ نے بڑا زبردست کھیلا, اور مسیکو نے کمال کر دیا جو 63rd منٹ گول کیا, اور وہی گول ثابت ہوا ان کو, مطلب وہ وکٹری کے لیے کافی تھا. وکٹری کے لیے, کوالیفیکیشن کے لیے کافی تھا. یو نو فیکٹ آف دا میٹر اس کہ 2010 میں جب ساؤتھ افریقہ نے ورلڈ کپ میں اپنا ایز ہوسٹ کوالیفائی کیا بائی ورچو آف بینگ ہوسٹ, تو لوگوں نے ان کی کوالٹی پہ بہت زیادہ تنقید کی تھی کہ اسٹینڈرڈ ہی وہ نہیں ہے نا. جو ہوسٹ ہیں تو ساؤتھ افریقہ میں 2010 میں ورلڈ کپ ہو رہا ہے, تو لیکن اب آپ نے دیکھا کہ وہ راؤنڈ آف 32 میں چلے گئے. فار اے ٹیم لائک ساؤتھ کوریا جو ان سے کم از کم 24-25 درجے اوپر ہوگی ان دا گلوبل فیفا رینکنگس, تو اس طرح کی کوالٹی بے شک بعد میں ساؤتھ کوریا واز چیسنگ دا گیم. لیکن مجھے یہاں پہ یہ سمجھ نہیں آیا کہ جو ان کے اسٹار پلیئرز ہیں ہونگ منگ سون, ان کو کیوں فرسٹ ہاف میں نہیں کھلایا گیا, کیوں سیکنڈ ہاف میں لایا گیا, ایز این امپیکٹ سبسٹیٹیوٹ یوز کیا ہے. کیونکہ اگر ان کو شروع سے اسٹارٹ کراتے, بیکاز بائی دیٹ ٹائم دے ور چیسنگ دا گیم اینڈ اٹ واز ٹو لیٹ. بے شک بہت نروی فائنل ہاف آور جو تھا وہ ساؤتھ افریقہ کے لیے تھا, کیونکہ ساؤتھ کوریا واز آل اوور دیم ان دا انجری ٹائم ایز ویل. آخری کے 6-7 منٹ جو 90 میں ایڈ آن ہوئے تھے اس میں بھی ساؤتھ کوریا واز آل اوور دیم, لیکن دے ہیلڈ آف ویل, دے ڈیفینڈیڈ ویل, اور انہوں نے دکھایا کہ دس وکٹری واز نو فلوک, دے ڈو ڈیزرو ٹو بی ان دا لاسٹ راؤنڈ آف 32. بالکل صحیح ہے. آج کے جو گیمز ہیں ان پر بات کرنے سے پہلے یہ بتائیں کہ اب تک کس کس ٹیم کی چھٹی ہو گئی ہے اور کون کون آگے بڑھ گیا. تو 60 ٹیموں کی تو چھٹی ہو گئی ہے, جیسے ہم بات کر رہے تھے. چیکیا, قطر, ہیٹی, ترکی, ٹونیزیا, جارڈن, پاناما, یہ باہر ہو گئے ایونٹ سے. تو پہلے آپ کو تفصیلات دکھاتے ہیں اس رپورٹ میں. جی ہاں, جو ٹیمیں باہر ہوئی اس پہ ہم نے بات کر لی. جو ٹیمیں راؤنڈ آف 32 پہ جا رہی ہیں اس پر بھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں. میکسیکو, USA, جرمنی, ارجنٹینا, فرانس, ناروے, کولمبیا, سوئٹزرلینڈ, بوسنیا, برازیل, ساؤتھ افریقہ, موراکو. اب اس میں کیونکہ یہ پہلی بار
इस वर्ल्ड कप में ऐसा हो रहा है कि राउंड ऑफ 32 आ रहा है, ये इतना बड़ा वर्ल्ड कप है, तो उसमें ये है कि जो टॉप 2 टीम्स हैं वो तो डायरेक्टली क्वालिफाई कर रही हैं। 32 पूरा करने के लिए जस्ट 8 थर्ड नंबर की टीम्स होंगी, वो भी जाएंगी। तो जैसे अभी मैंने बॉस्निया का नाम लिया, तो बहुत सारे लोग ये सोच भी रहे होंगे शायद कि स्विट्जरलैंड और कनाडा जब इतना अच्छा जा रहे हैं तो बॉस्निया कैसे जा सकती है। तो बॉस्निया ने जो कतर को हराया है 3-1 से, उसके बाद ये अब फाइनल हो गया है कि वो जो थर्ड टीम होगी उसमें इनकी बेस्ट पोजीशन होगी। जी नजीब, मैं अपने नाजरीन को थोड़ा इसको मजीद सिंप्लीफाई करके एक्सप्लेन कर देता हूँ कि पहले जो वर्ल्ड कप का फॉर्मेट होता था उसमें 32 टीमें होती थी। इस दफ़ा फीफा ने 48 टीमें की हैं, तो 48 टीमों की 4-4 टीमों की मतलब है कि 12 ग्रुप हुए। अब 12 ग्रुप में से नजीब जो है 2 टीमें जो होंगी वो टॉप ग्रुप स्टेज के थ्रू क्वालिफाई करेंगी। अब बची और चौथी प्लेस टीम हो गई एलिमिनेट, तो 12, अब थर्ड प्लेस टीमें बची तो वो 12 हुई। तो 32 पूरे करने के लिए वो पहली ग्रुप स्टेज की 24 और इधर से 8 टीमें जाएंगी थर्ड प्लेस की। अब उनके पॉइंट्स देखे जाएंगे, वो उस थर्ड प्लेस टेबल पे कैरी फॉरवर्ड होंगे, और अगर पॉइंट्स इक्वल होंगे तो फिर उनकी गोल डिफरेंस देखी जाएगी, और अगर गोल डिफरेंस भी उनकी बराबर होगी तो फिर उनका हेड टू हेड देखा जाएगा कि उनके दरमियान उनके जितने भी मैचेस हो उसमें किसको बरतरी इन टर्म्स ऑफ विक्ट्रीज हासिल है। बिल्कुल सही है। तो इस तरह से ये फॉर्मेट चलेगा। यहाँ लेते हैं छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे और आज के मैचेस की कहीं मत जाइएगा। विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again to Sports Room। आज के मैचेस आपके सामने स्क्रीन पर भी आ जाएंगे कि आज कौन कौन से मैचेस हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूरासाओ और कॉट d'Ivoire यानी कि आइवरी कोस्ट। ये फिलाडेल्फिया स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा। आइवरी कोस्ट के राइट विंग बैक विल फर्ड सिंगो हैमस्ट्रिंग का शिकार हैं, तो वो आज के इस गेम के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। अली, कैसा देख रहे हैं इस मुकाबले को? 81st पोजीशन पे क्यूरासाओ, कोई चांस? 7 गोल खाए थे जर्मनी से, लेकिन फिर भी चले उनके लिए ये था कि उन्होंने वर्ल्ड कप में गोल स्कोर कर लिया। छोटी सी कैरेबियन आइलैंड की नेशन है और 1.5 लाख की पॉपुलेशन है, टू बी एट दिस स्टेज एंड इवन टू स्कोर अ गोल बड़ी बात अगेंस्ट अ जायंट लाइक जर्मनी, यू नो। तो उनकी, लेकिन जाहिर है आइवरी कोस्ट इज अ फार मोर स्ट्रॉन्गर प्रोपोजिशन। उनके खिलाफ उन्होंने इक्वाडोर से भी कामयाबी हासिल की अपने उसमें, ये तो दे आर जस्ट प्लेइंग फॉर प्राइड, यू नो। एंड आई वुड फैंसी के जो है आइवरी कोस्ट इसमें जो है वो आराम से कामयाबी हासिल कर लेगा, एंड दे विल बी इन कंटेंशन के टू गो इनटू द नेक्स्ट राउंड डिपेंडिंग अपॉन हाउ इक्वाडोर परफॉर्म्स अगेंस्ट जर्मनी। ठीक है, इक्वाडोर जर्मनी, यही बात आपने अभी कही कि इस पे बड़ा मैटर करेगा कि इक्वाडोर जर्मनी के खिलाफ कैसा परफॉर्म करता है। जर्मनी ने तो यहाँ पे बता दिया है कि वो कुछ डिफरेंट करने ही आए हैं। जिस तरह की वो टीम है, जो उनसे एक्सपेक्टेशन है, वो उससे भी बेहतर करना चाहते हैं, जैसे उन्होंने 7 गोल क्यूरासाओ के खिलाफ स्कोर किए थे। देखिए, बात है कि आपको जर्मन टीम जो है ना एक वेल ऑयल्ड मशीन लग रही है। आपको कोई बड़े नेम्स उसमें थॉमस मुलर जैसे या क्लोसर होते थे या माइकल बैलक जैसे नेम नहीं देखे, लेकिन फिर भी प्लेयर्स लाइक जमाल मुसियाला हो गए या फ्लोरियन वर्ड्स हो गए या काय हैवर्ट्ज हो गए, दे आर वेरी गुड टीम। या लेकिन आज मैं आपको एक बात बता दूं कि क्योंकि दे हैव वन एंड दे हैव गॉट those points on the table, or they've got a very good goal difference। क्यूरासाओ के अगेंस्ट 7 गोल स्कोर किए, तो virtually it's impossible कि उनको टॉप स्पॉट से डिथ्रोन किया जाए। तो आज अगेंस्ट इक्वाडोर एंड अ वेरी गुड इक्वाडोर साइड, जिसमें हमें पिएरो हिनकैपिए को देख होगा, वो ही इज वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट बैक्स इन द प्रीमियर लीग, बहुत ज़बरदस्त खिलाड़ी है। आर्सेनल में उसका सक्सेसफुल सीजन रहा है, चैंपियंस लीग फाइनल, प्रीमियर लीग विनिंग साइड का वो हिस्सा रहा है। अच्छा, जापान और स्वीडन का गेम बड़ा इंपॉर्टेंट होगा डेल स्टेडियम में। 2002 में ये मिले थे तो 1-1 से ड्रॉ हुआ था। नहीं, जापान, आपको नहीं लगता कि जापान ने, आई फील कि दे हैव अंडर परफॉर्म्ड इन दिस वर्ल्ड कप, ठीक है। और स्वीडन की भी मुझे ये नज़र आ रही है, नेदरलैंड्स और उनका गेम, आई वाज एक्सपेक्टिंग मोर द काइंड ऑफ प्लेयर्स स्वीडन के पास हैं। अयारी जैसे प्लेयर्स हैं, विक्टर जोकरेस जैसे प्लेयर्स हैं, या अलेक्जेंडर इसाक, सही है। वो बहुत, तो मैं ये समझता हूँ कि मतलब ये तो अब स्वीडन को जीतना चाहिए if they want to progress in the next round। अच्छा, ट्यूनीशिया नीदरलैंड का जो मैच है, अब नीदरलैंड्स ऑब्वियसली वन ऑफ द फेवरेट्स उनको कंसिडर किया जाता है। ट्यूनीशिया ऑलरेडी कंसीडर्ड 9 गोल्स, तो ये भी नो ब्रेनर है।
No brainer है, there are going to be a lot of changes for Netherlands. लेकिन अब Netherlands तो obviously अगर आप सोचे तो they'll be focusing on the round of 32 and trying to preserve players to get the best out. Remember हमने आपको योहन क्लेमन की एक वो दिखाई थी जिसमें वो उन्होंने predict किया कि Netherlands to be the winner this year. Yes. Let's see उनकी कितनी सही निकलती है. अच्छा, तुर्किया और यूएसए और टर्की के लिए यार क्या डिसअपॉइंटिंग वर्ल्ड कप गया अली उनका. मैं तो उस पर बड़ा हैरान हूँ कि इतनी ज़बरदस्त टीम है, ऐसी तो नहीं है जो, क्योंकि लास्ट टाइम दे मेट वाज इन 2025, एक साल पहले तो 2-1 से जीते थे. इस वक्त मुझे नहीं लग रहा कि वो यूएसए को हरा पाएंगे. नजीब, आपने यूरोप में फुटबॉलिंग स्टैंडर्ड देखा है, मेरे ख्याल से दैट इज प्रॉब्ली द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड. यूरोपियन क्वालिफायर्स कितने टफ होते हैं कि अ टीम लाइक इटली वो क्वालिफाई नहीं कर पाई वर्ल्ड कप के लिए, तो इतना टफ है. तो टर्की क्वालिफाई कर आई है, जिस तरह की उनकी फॉर्म है. ऑन अ नॉर्मल डे में आपसे पूछता है यूएसए और टर्की में कौन जीतेगा, यू वुड हैव सेड कि भाई ये तो पहले भी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनलिस्ट रह चुके हैं. एंड पैराग्वे ऑस्ट्रेलिया, आई वुड फैंसी कि ये मैच ड्रॉ होगा. मेरी ये है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने जहाँ पहले गेम में कामयाबी हासिल बेशक की थी, वहाँ पे फिर सेकंड गेम में उनकी वो परफॉर्मेंस नहीं रही एंड दैट वाज लाइक अ हाई एंड अ लो. लेकिन फिर भी आई वुड फील कि क्योंकि पैराग्वे की भी एक हिस्ट्री है, आई वुड फील कि दिस मैच वुड गो डाउन एज अ ड्रॉ. ठीक है, थैंक यू अली. उम्मीद यही करते हैं फीफा वर्ल्ड कप के मैचेस जिस तरह के जा रहे हैं, आज भी हमें एक्साइटिंग मैचेस देखने को मिले. मूविंग ऑन, अब थोड़ी सी पाकिस्तान क्रिकेट की बात भी कर लेते हैं चलते चलते, जहां पावर हिटिंग के लिए यूएसए से मदद मांगने का सोचा है. क्या ये स्ट्रैटेजी है, आइए आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट. आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ हैं. शाहिद साहब, ये तो एक प्रॉब्लम तो है, लेकिन क्या इससे यूएसए भिजवाना और ये बेसबॉल के कोचेस से उनसे मदद लेना, क्या इससे फ़ायदा होगा? नजीब, यकीनन होगा. हम रिवायती तौर पर अपनी क्रिकेट को आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं. हम पावर हिटिंग में पीछे हैं, इसलिए हम T20 में पीछे हैं. और जो बेसबॉल की टेक्निक्स हैं, वो एक मशहूर कोच है जूलियन वुड, उन्होंने श्रीलंका की कोचिंग की. आपने देखा 28 फरवरी 2026 को किस तरह दासुन शनाका ने छक्के लगाए. बांग्लादेश को जूलियन वुड ने कोच किया, उनकी मेंस और वुमेन्स दोनों टीम को कोच किया. एक स्पेशल स्टिक बना के दी कि इस स्टिक से खेला करो पावर हिटिंग के लिए. तो हमें भी ये जो इख्तिरात हैं, इनोवेशन है, इनको अपनाना पड़ेगा. बेसबॉल में दरअसल रोटेशनल स्विंग के जरिए जो हिप को घुमाने वाले बैट को जो जोरदार स्विंग देते हैं, जो इम्पैक्ट होता है, वो कहते हैं कि रिवायती बैट पुश ना करो, बल्कि बैट को तिरछे तरीके से ऐसा उठाओ कि गेंद उठे और बाउंड्री क्रॉस कर दे. तो ये टेक्निक्स वो हैं जो पाकिस्तान को T20 में काम आएंगी. 3-4 बड़े अच्छे कोच हैं, एक स्कॉट कोलब्रॉफ है, एक गुंजालेज है. ये बेसबॉल के बड़े टॉप क्लास कोचेज हैं जो क्रिकेटर्स को भी कोचिंग दे रहे हैं. तो व्हाई नॉट, क्यों हम जिस चीज़ में पीछे हैं, हमने अपनी हॉकी तबाह कर दी कि हम जो आर्टिफिशियल टर्फ है उस पर इतना अच्छा नहीं थे और बतदरीज हमारी हॉकी नीचे चली गई. तो अगर हम ये नई टेक्निक नहीं अपनाएंगे बेसबॉल की, पावर हिटिंग की, तो हम पीछे रह जाएंगे. अच्छी चीज़ है, अल्लाह करे कि इससे बैट्समैनों को फ़ायदा हो. ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब हमारे. और ज़ाहिर है जब रिवायती तरीक़ों से मसले का हल नहीं निकल रहा तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने का सोचा है. अब देखें इसमें कितना कामयाब होते हैं. आज के प्रोग्राम में बस इतना ही. दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त. अपना बहुत ख्याल रखिए. अल्लाह हाफ़िज़.